आज हम लोग क्लास 9 में एक्सरसाइज 6 पढ़ेंगे, रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल्स। इसके पीछे वाले क्लास में हम लोग यूक्लिड के ज्यामिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री हम लोग पढ़ चुके थे। उसके परिभाषाएं, डिफिनीशंस, उसके अभिक्रिही, एडजॉइंट्स, उसके अभिधारणाएं, पोस्टुलेट्स, ये सारे हम लोग देख चुके हैं। उसमें एक चीज़ हम लोग पढ़े हुए हैं, अभिधारणा 5, उसका भी प्रयोग इस एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे आगे चल करके। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे रेखाएं और कोण, अध्याय 6 लाइन्स एंड एंगल्स। उसका पहला पॉइंट है आधारभूत पद और परिभाषाएं, बेसिक टर्म्स एंड डिफिनीशंस, जिसके कुछ पद होते हैं, जिसमें कुछ परिभाषाएं होती हैं, जिसको हम लोग को इसको पढ़ने के लिए जानना बहुत जरूरी होता है। इसलिए ये परिभाषा हम लोग जानेंगे। और ध्यान दीजिएगा, ज्योमेट्री जो है, ये जो 9th क्लास का जो ज्योमेट्री आप लोग पढ़ रहे हैं, ये ज्योमेट्री का बेस होता है। और यहाँ पर यदि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो हमको नहीं लगता है कि आप लोग को ज्योमेट्री में कोई दिक्कत होगा। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ज्योमेट्री पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। एक बार आप समझ लीजिएगा तो ये जीवन भर के लिए आपके दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, ज्योमेट्री बहुत भास्ट चीज़ नहीं है, लेकिन जिसको समझ में नहीं आता है उसके लिए बहुत कठिन होता है। चलिए हम लोग चलते हैं। पहला पॉइंट, रेखा, रेखाखंड। यानी रेखाखंड का हम लोग परिभाषा पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं यूक्लिड के ज्यामिति परिचय में। लाइन सेगमेंट, जिसको बोला जाता है रेखा का एक भाग होता है, पार्ट ऑफ ए लाइन, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ये ध्यान दीजिएगा, रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं उसे हम लोग रेखाखंड कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हुआ, ये रेखा हुआ और इसके दो अंत बिंदु है 1 और 2, तो इसको इधर से हम लोग रेखा हटा देते हैं और इधर से हटा देते हैं, तो ये रेखाखंड बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग रेखा का परिभाषा तो जानते ही होंगे कि रेखा के कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, वो दोनों ओर से अनंत होता है। इस पीछे हम लोग देख चुके हैं, फिर भी यहाँ पर एक बार बता देते हैं। देखिए, रेखा का ये दोनों ओर इंफिनिटी होता है, यानी कि इधर भी और इधर भी, दोनों ओर अनंत होता है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा आप लोग। रेखा के बारे में हम लोग पीछे वाले एक्सरसाइज में यूक्लिड ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। चलिए, यहाँ पर रेखाखंड AB जो है, इसकी लंबाई को हम लोग कैसे सूचित करते हैं? ये रेखाखंड AB, रेखाखंड AB की लंबाई, AB की लंबाई, यानी कि जब इसका माप हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो इक्वल टू लिख देंगे AB। ध्यान दीजिएगा, रेखाखंड AB की लंबाई। और रेखाखंड AB को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम कर देते हैं AB के ऊपर ऐसा लाइन बना देते हैं। ये रेखाखंड AB का सूचक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और उसकी लंबाई को हम लोग AB ही लिखेंगे, ठीक है, या BA भी लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, किरण, दूसरा पॉइंट है। किरण का मतलब रे। किरण का मतलब किसी, जैसे मान लीजिए बल्ब के प्रकाश से, बल्ब से कोई प्रकाश निकलता है तो बल्ब पॉइंट हो गया। पॉइंट का मतलब बिंदु, और वहां से रे निकल रहा है तो दूसरी दिशा में फैलती है, तो एक साइड में अंत्य बिंदु होता है जहां से वो निकलती है, और जिधर जाती है उधर एंड पॉइंट नहीं होता है, यानी अंत्य बिंदु नहीं होता है। ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? किरण। यानी कि रेखा का वह भाग जिसका केवल एक अंत्य बिंदु हो, उसे हम लोग किरण कहते हैं। जैसे देख लीजिए, एक अंत्य बिंदु है जिसका, ये किरण कहलाएगा, ये किरण है आपका। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इसका नाम हम दे देते हैं AB, तो हम लोग किरण AB को क्या लिखते हैं? किरण AB को AB के पावर ऐसे द्वारा लिखा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें यदि आप लोग कहेंगे कि कैसे, यहाँ पर AB हम बताया कि AB को हम लोग BA भी लिख सकते हैं, उसी तरह यहाँ पर AB को BA नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि A से B की तरफ दिशा है। तो यहाँ पे हम लोग जो लिखे हैं AB, वो A से B की तरफ दिशा को दर्शा रहा है। यदि BA लिख देंगे और यही एरो का चिन्ह ऊपर वाला ही रहेगा तो दिशा बदल जाएगी, ये ध्यान रखना है हम लोग को। तो ये किरण होता है, और इसकी माप भी इसी तरह लिखा जाएगा। किरण AB की माप को, किरण AB की माप को भी हम लोग उसी तरह रेखाखंड की तरह ही लिखेंगे AB, ठीक है।
जब हम लोग इसकी माप मानेंगे, जैसे मान लीजिए कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक किरण है, तो हम लोग इसकी माप दूरी माप करेंगे, और जब हम लोग माप लेंगे तो लाइन सेगमेंट ही हो जाएगा, क्योंकि वो वहाँ पर रुक जाती है, वो उस किरण को हम लोग वहाँ पर रुकना मान लेते हैं, इसलिए ये लाइन सेगमेंट ही हो जाता है, क्योंकि पहला बिंदु से दूसरे बिंदु तक ही हम लोग दूरी मापते हैं, और जिसमें दो बिंदु के बीच की दूरी मापी जाएगी वो लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड ही हो जाएगा, इसलिए आप लोग को याद रखना है। चलिए तीसरा पॉइंट, संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट के बारे में भी हम पीछे बता चुके हैं आप लोगों को एक्सरसाइज 5.2 में, यहाँ भी बता देते हैं कि 3 बिंदु या 3 से अधिक बिंदु यदि एक रेखा पर स्थित हो तो उसे हम लोग कोलिनियर पॉइंट यानी कि संरेख बिंदु कहलाता है। यहाँ पर ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक रेखा है, इस पर 1 2 3 4 5 ऐसे हम लोग बिंदु का नाम दे देते हैं, A B C D E। तो ये सारे बिंदुएं हम लोग देख रहे हैं कि एक ही रेखा पर स्थित है, इसलिए ये सारे बिंदुएं संरेख होंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि A B C D और E संरेख बिंदुएं। ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ज्योमेट्री में क्या होता है, ज्योमेट्री में कुछ नहीं होता है, केवल आप डिफिनीशंस पर ध्यान दीजिएगा, उसके कंडीशंस पर ध्यान दीजिएगा, बस ज्योमेट्री आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो ए बी सी डी एक संरेख बिंदु हो गया, असंरेख नॉन कोलिनियर पॉइंट, यानी उसी के उदाहरण से हम लोग लिख सकते हैं कि 3 या 3 से अधिक बिंदुएं यदि एक रेखा पर नहीं है तो हम लोग कहेंगे कि वो संरेख नहीं है, यानी कि असंरेख है, यानी नॉन कोलिनियर पॉइंट है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे मान लीजिए कि एक रेखा हम बना रहे हैं, यहाँ पर इसका नाम दे दे रहे हैं A, इसका नाम दे दे रहे हैं B, और C देखिए इस रेखा पर नहीं है, देखिए यहाँ पर A और B एक ही रेखा पर है, लेकिन C इस रेखा पर नहीं है, C इस रेखा के ऊपर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि A, B और C संरेख नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि A, B और C संरेख नहीं है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका असंरेख यानी कि नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब हम लोग चलते हैं कोण पर, यही तो हम लोग को यहाँ पर पढ़ना था। पाठ का नाम हम लोग का चैप्टर का नेम भी है रेखाएं और कोण, ठीक है। तो रेखा के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं, रेखा के भाग में हम लोग रेखा, रेखाखंड और किरण, ठीक है। उसके बाद रेखा पर हम लोग जो बिंदुएं होती है उसको हम लोग संरेख कहते हैं, जो बिंदुएं एक रेखा पर नहीं होती है उसे हम लोग असंरेख यानी नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं, ये तो पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे कोण की तरफ। आखिर कोण बनता कैसे है? तो हमारे शरीर में भी बहुत सारे कोण बनते हैं। जैसे देखिए हाथ के अंगुलियों के बीच, 2 अंगुलियों के बीच ये जो कोण बन रहा है, ये भी कोण है, ये भी कोण है, ये भी कोण है, ये भी कोण है। हम लोग ऐसे हाथ किए हैं तो ये इसके और इसके बीच जो यहाँ पर कोण बन रहा है, ये भी, इसको भी हम लोग कोण कहेंगे। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कैसे कोण बन रहा है। देखिए यहाँ पर ये जो हमारा कोहनी है, कोहनी यहाँ से ये वाला बाह ऐसे मुड़ा हुआ है और यहाँ से इधर, तो इसको हम लोग मेन पॉइंट कह सकते हैं जहाँ से दोनों निकल रहा है। हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से किरण इधर निकल रही है, यहाँ से किरण इधर निकल रही है, बीच में जो झुकाव होता है उसी को हम लोग कोण कहते हैं। वही चीज यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कि 2 किरण एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हो तो एक कोण बनता है, और दोनों किरण कोण की भुजाएं कहलाती है, और उभयनिष्ठ बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु है, एक किरण इधर निकल गई और एक किरण इधर निकल गई, तो मान लेते हैं कि यदि इसका नाम A है और B कर देते हैं और इसका नाम C कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर 2 किरण है AB और AC, दोनों एक ही बिंदु A से प्रारंभ कर रही है चलना। A से इधर गई है एक और A से इधर गई है एक, तो इसके बीच जो ये झुकाव होगा यही आपका कोण होगा, एंगल, इसी को बोलते हैं हम लोग। और इसमें AB और AC जो है वो इस एंगल की भुजा है, और A जो है वो शीर्ष है यानी कि वर्टेक्स, इसको हम लोग शीर्ष कहेंगे, और इसका इंग्लिश होता है वर्टेक्स, ठीक है। कोण की ये भुजाएं कहलाएगी, AB और AC भुजाएं हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर भुजा, इसको हम लोग बोलते हैं साइड। तो इस कोण को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग लिखेंगे
की भुजाएं यानी साइड्स ए बी और ए सी है। और आप लोग देख रहे हैं कि दोनों किरणों का जो पॉइंट है, बिगिनिंग पॉइंट, जिसको हम लोग कॉमन पॉइंट बोलते हैं। कॉमन पॉइंट का मतलब जहां से दोनों किरण निकल रहा है, इस कॉमन पॉइंट को हम लोग इस कोण का शीर्ष बोलते हैं। शीर्ष का मतलब वर्टेक्स। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये AC भुजा हो गया, AB भी भुजा हो गया, ठीक है। इस कोण का नाम हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। इस कोण को हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इस कोण को हम लोग लिख सकते हैं कोण A, हम लोग पढ़ सकते हैं, या हम लोग लिख सकते हैं कोण BAC, या इस कोण को हम लोग ये भी कर सकते हैं, इधर से भी पढ़ेंगे CAB। अब ध्यान दीजिएगा कि हम लोग कोण कहां बन रहा है, इसमें देख लीजिए। तो इसमें कहां कोण बन रहा है, A पर कोण बन रहा है, देख लीजिए अंदर में, इन सेंटर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि A पर यदि कोण बन रहा है, तो यदि इसको हम लिख रहे हैं कोण A, तो इसका मतलब अंदर वाला ये भाग हुआ। बाहर वाला जब हम लोग लिखेंगे तो इसको दूसरी तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यानी लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यदि कोण A को हम लोग 3 तरीके से लिखते हैं। इसको हम लोग जिस पर बिंदु पर कोण बनता है उसका भी नाम केवल हम लोग लिख देते हैं, तो उसी कोण से हम लोग पहचानते हैं। ऐसे जो भुजाएं किरणें होती है, उसको हम लोग को एक तरफ से चलना स्टार्ट करते हैं और फिर कोण पर आते हैं, फिर दूसरा बिंदु पर जाकर के बंद कर देते हैं। तो BAC यहाँ पर एक कोण बन रहा है हमारा। तो इसमें देख लीजिए, जिस पर कोण बन रहा है, जो ये कोण है वो बीच में है, देख लीजिएगा, हमेशा बीच में रहेगा। जो कोण बनेगा वो उन दोनों के बीच में रहेगा, दोनों बिंदुओं के बीच में रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, आप लोग हमेशा किसी भी कोण को लिखिएगा तो वो कोण उसके बीच में होगा, यदि इस रूप में लिखना है तो, ठीक है। चलिए, न्यून कोण, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। न्यून कोण क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है कि वैसा कोण जिसका माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो, उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि कोण की माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो तो न्यून कोण कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक फिगर हम बना रहे हैं, ये फिगर जो एंगल है, ये एंगल, जैसे मान लीजिए कि इसका भी नाम हम दे देते हैं ABC। तो इसमें जो कोण X है वो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम है। ध्यान दीजिएगा, इसका ये लिमिटेशन होता है न्यून कोण का। X जो है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है। चलिए, समकोण। समकोण का मतलब कोण का वैसा माप जिसका 90 डिग्री के बराबर उसका माप हो, उसे हम लोग समकोण कहेंगे, राइट एंगल। तो ध्यान दीजिएगा कि राइट एंगल का फिगर कैसा बनता है, तो ऐसे बनता है, देखिए एकदम सीधा होता है। जैसे राइट एंगल कहाँ कहाँ बनता है, जैसे हम लोग का घर का दीवार जमीन के साथ यानी कि तल के साथ, फर्श के साथ जो कोण बनाती है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ऐसे ही कोई खंभा जमीन पर गड़ा हुआ है तो जमीन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया, तो इसको हम लोग समकोण बोलते हैं, यानी कि राइट एंगल। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है अधिक कोण। अधिक कोण मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। इसमें ध्यान देना है, कोण की माप जो 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, उसे हम लोग अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण का फिगर कैसा होता है, तो मान लीजिए कि एक किरण ऐसा है तो एक किरण ऐसा हो जाए, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो किरण है वो किरण अभी यहाँ थी, समकोण में सीधा हो गई, ठीक है, अधिक कोण में इधर हो गई। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, तो वो इधर आ जाएगी और यहाँ पर जो कोण X होगा वो X जो होगा वो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होगा। इसका ये लिमिट होता है अधिक कोण का। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, उनको नहीं लगता है कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, और इस चीज को हमेशा दिमाग में बैठा लेना है। रिजु कोण, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है कि दो किरण, देखिए किरण कैसे बदल रहा है, यहाँ से सीधा हुआ, फिर ऐसे तिरछा हुआ, फिर ये सीधा हो जाएगा, इसी के सीधा हो जाएगा ऐसे। ध्यान दीजिएगा, ये किरण यहाँ से निकल रही थी, एक इधर है और एक इधर है। यदि सब में वही नाम दे देते हैं, देखिए यहाँ पर भी नाम दे देते हैं, यहाँ पर भी नाम दे देते हैं BAC, और यहाँ पर नाम दे देते हैं BAC। तो आप लोग क्या देख रहे हैं,
इस यहाँ पर बी ए देखिए कैसा था, यहाँ पर बी ए देखिए खड़ा हो गया, यहाँ पर बी ए ऐसे हो गया, यहाँ पर बी ए एकदम सीधा हो गया, इस किरण के ठीक विपरीत हो गया, अपोजिट, यानी एक लाइन बनाने लगा। तो ऐसी स्थिति में ए पर जो कोण बनेगा ये वो 180 डिग्री का होगा, और इसी 180 डिग्री को हम लोग रिजिड कोण यानी स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, यानी स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन से जो एंगल बनता है उससे स्ट्रेट एंगल कहा जाता है, और वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती का मतलब रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण के मतलब अब ये किरण जब यहाँ सीधी होगी तो अब ये किरण तो फिर नीचे जाएगी, इससे इधर आएगी, तो यहाँ से हम लोग यहाँ तक जो कोण मापेंगे वो प्रतिवर्ती कोण कहलाएगी। जैसे मान लीजिए कि ये आपका AC है, और ये कोण जो आपको ये एंगल किरण जो था रे वो अब नीचे हो जाएगी ऐसे, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक का जो कोण होगा वो प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। ठीक है, यह कोण जो होता है वो 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है। ऐसे कोण को हम लोग प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, और इसका जो लिमिट होता है वो 180 डिग्री लेस देन x लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और परिभाषाएं हैं उसको देख लेते हैं। इस चैप्टर में थोड़ा सा परिभाषा ज़्यादा मिलेगा क्योंकि ज्योमेट्री हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। चलिए, 11 नंबर पॉइंट है आपका पूरक कोण, यानी कम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण का मतलब ये होता है कि वैसा दो कोण जिसका योग 90 डिग्री के बराबर हो उसे हम लोग पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो पूरक कोण जैसे में हम यहाँ पर दिखा देते हैं आपको कि जैसे में आपको दिया है कोण 30 डिग्री और 90 डिग्री 60 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 30 डिग्री और 60 डिग्री का योग क्या होगा, 30 डिग्री और 60 डिग्री का योग 90 डिग्री होगा, तो ये दोनों जो है वो पूरक कोण कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि चूंकि 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर 90 डिग्री, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि 30 डिग्री और 60 डिग्री पूरक कोण है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ दिया जाता है कि 30 डिग्री का पूरक कोण बताइए, तो 30 डिग्री का पूरक कोण हम लोग जानते ही हैं कि पूरक दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री का पूरक कोण 90 में से 30 घटा लेंगे 60 डिग्री, 45 डिग्री का पूरक कोण 90 से 45 घटा लेंगे 45 डिग्री, 20 डिग्री का पूरक कोण 90 से 20 घटा लेंगे 70 डिग्री, 10 डिग्री का पूरक कोण 90 से 10 घटा लेंगे 80 डिग्री। ध्यान रखिएगा, ऐसे पूरक कोण होगा। ठीक है, उसके बाद आता है समपूरक कोण, ठीक सेम उसी प्रकार का है, लेकिन इसमें दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, जिसे सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है, समपूरक कोण। यहाँ पर दो कोण, जैसे दो कोण यहाँ पर 30 डिग्री और 60 डिग्री लिए थे, उसी तरह यहाँ पर ऐसा दो कोण लेंगे जिसका योग 180 डिग्री होगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 60 डिग्री और 120 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री और 120 डिग्री का योग क्या होगा, 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए 60 डिग्री और 120 डिग्री जो है वो समपूरक कोण है, यानी सप्लीमेंट्री एंगल है, समपूरक कोण है। इसमें भी उसी टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए कि एक कोण हमको 30 डिग्री दिया है, तो दूसरा समपूरक कोण हमको ज्ञात करना है, तो समपूरक कोण 30 डिग्री का क्या होगा, 180 से 30 घटा लेंगे 150 हो जाएगा। 100 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, 180 से 100 घटा लेंगे 80 डिग्री होगा। इसी टाइप से हम लोग पूरक और समपूरक कोण पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद होता है आसन्न कोण। आसन्न कोण हम लोग 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन चलिए यहाँ पर भी आपको बता देते हैं। इसमें होता क्या है, दो कोण होते हैं, उसमें एक शीर्ष उभयनिष्ठ होता है, एक वर्टेक्स जो होता है वो कॉमन होता है, और एक साइड्स भी कॉमन होते हैं, यानी कि एक भुजा भी दोनों कोण में कॉमन होता है, यानी कि दोनों कोण में एक भुजा पहला कोण में भी होता है, दूसरा कोण में भी होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देख लीजिए पहले परिभाषा, वैसा दो कोण जिसके शीर्ष उभयनिष्ठ हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो, ध्यान दीजिएगा, और वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है वे उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हो, यानी कि एक इधर और एक इधर होगा, यानी कि उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर होगा, वो अउभयनिष्ठ भुजा है, तो उसे हम लोग आसन्न कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक फिगर बनाया है, इसमें दो कोण है, कोण AOB पहला कोण और दूसरा कोण है BOC, दो कोण है, दोनों कोण में एक शीर्ष उभयनिष्ठ है, AOB में O
BOC में O उभयनिष्ठ है, AOB में ये भुजा OB, BOC में ये भुजा OB भी उभयनिष्ठ है यानी कि कॉमन है। ये साइड कॉमन है दोनों एंगल में, इस एंगल में भी इस एंगल में भी, दोनों एंगल में ये OB जो है वो कॉमन साइड है और ये वर्टेक्स जो है यानी शीर्ष वो भी कॉमन है। इसलिए ऐसे कोण को हम लोग आसन्न कोण कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हम लोग एक चीज लिख सकते हैं, यहां पर क्या लिख सकते हैं कि यहां पर लिखिए कि कोण AOB और कोण BOC में ध्यान दीजिएगा शीर्ष O उभयनिष्ठ, शीर्ष O उभयनिष्ठ है तथा कौन भुजा उभयनिष्ठ है? OB तथा OB भुजा क्या है? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ के मतलब कॉमन, ध्यान दीजिएगा उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे, इसलिए कोण AOB और कोण BOC आसन्न कोण है, आसन्न कोण है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहां पर। और ये जो आसन्न कोण है इन दोनों का योग मूल कोण के बराबर होता है। मूल कोण कौन है इसमें? AOC, इसके बराबर होता है। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, इसलिए कोण AOC बराबर कोण AOB प्लस कोण BOC। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आसन्न कोण का मतलब आप लोग समझ गए कि एक कॉमन होगा और जो कॉमन लाइन नहीं है, जो कॉमन साइड नहीं है, OA और OC। देख रहे हैं ना कि OB की एक ओर OA है और दूसरी ओर OC है, दोनों एक ही साइड में नहीं होना चाहिए, नहीं तो आसन्न कोण नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे यहाँ पर AOC जो कोण है, पूरा कोण की हम बात कर रहे हैं, AOC जो कोण है वो कोण इसके आसन्न नहीं है और वो कोण इसके भी आसन्न नहीं है, यानी कि कोण AO जो C है वो AOB के आसन्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें उभयनिष्ठ तो OA मिल रहा है और इसमें अउभयनिष्ठ जो भुजा है वो दोनों उसके एक ही साइड में है, OB और OC, इसलिए यह आसन्न नहीं होगा। आसन्न का परिभाषा तो आप लोग जान चुके हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा आसन्न में क्या क्या होता है। और आसन्न कोणों का योग जो होता है वो मूल कोणों के बराबर होता है, यानी कि उन दोनों कोणों के जो अउभयनिष्ठ भुजाएं हैं, यानी कि जो कॉमन नहीं है साइड, उन साइड से बने हुए टोटल कोण को उसके बराबर लिखा जाता है। तो देखिए इससे और इससे बना हुआ कोण कौन सा है? AOC के बराबर हो गया, इसका और इसका योग देखिए यहाँ पे लिख चुके हैं, ठीक है। तो आसन्न कोण का मतलब समझ गए आप लोग। चलिए, कोणों का रैखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये भी आसन्न कोण यानी कि एडजेसेंट एंगल पर ही ये भी आधारित है। तो आसन्न कोण कैसे होता है? इसमें भी देखिए OB उभयनिष्ठ, इसमें भी दो कोण बन रहा है, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो इसमें O उभयनिष्ठ है शीर्ष, BOA और BOC में O उभयनिष्ठ है और OB भुजा भी इस एंगल में भी है, इस एंगल में भी है, दोनों एंगल में है। और जो अउभयनिष्ठ भुजा है इसके इस साइड एक है और इसके इस साइड में एक है, लेकिन यहाँ पर जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है उससे एक लाइन बन रहा है और इसी ऐसे ही आसन्न कोण को हम लोग कहते हैं कोणों का एक रेखीय युग्म, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसका मतलब क्या होता है कि इन दोनों कोणों का योग जो होगा, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ही देखिए लिखा गया है वैसा आसन्न कोण जिनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं, अउभयनिष्ठ भुजाएं का मतलब जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, OA और OC, देख लीजिए OA और OC एक रेखा बनाती है, एक सीधी रेखा बनाती है, स्ट्रेट लाइन, कोणों का एक रैखिक युग्म कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग को लिखेंगे कोण AOB और कोण BOC आसन्न कोण है, ध्यान दीजिएगा, एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण है, ठीक है। तो आसन्न कोण है और OA तथा OC एक रेखा बनाती है, एक रेखा बनाती है
इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए कोण AOC बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यानी AOC बराबर 180 डिग्री, लेकिन AOC में दो आसन्न कोण जो है उसका योग भी 180 होगा। BOA चाहे AOB, या हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण AOB प्लस कोण BOC बराबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये कोण और ये कोण आसन्न कोण है, इन दोनों का योग AOC के योग के बराबर होगा। तो कोण AOC लिख देते हैं। जो अउभयनिष्ठ भुजाएं हैं उससे बनने वाला कोण दोनों आसन्न कोणों के योग के बराबर होगा। अभी आप लोग देख रहे हैं कि AOC 180 है, इसके बराबर भी हम लोग 180 रख देंगे। तो देखिए तो कि कोण AOB और BOC बराबर भी 180 हो गया। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, हमको क्वेश्चन में बहुत ज्यादा प्रयोग करना है इसका। ठीक है, तो एक चीज हम लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी लाइन बनेगी, इसको एक चीज और कहा जाता है, एक लाइन पर एक किरण खड़ी है, एक लाइन पर एक किरण खड़ी है, a ray stands on line, the sum of adjacent angle is 180 डिग्री। आगे हम लोग इस पर उदाहरण ऐसी भी है, प्रमेय भी है, उसको हम लोग बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा पहले यहाँ पर ये कोण और ये कोण दोनों कोणों का योग 180 डिग्री तब होगा जब अउभयनिष्ठ भुजाओं से एक रेखा बन रही होगी। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद चलेंगे शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको हम लोग तब ये होता है जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, तो वहां पर शीर्षाभिमुख कोण का दो युग्म बनता है। यहाँ पर लिखा गया है कि दो रेखाएं AB और CD, देख रहे हैं AB और CD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, तो शीर्षाभिमुख कोणों का दो युग्म बनता है। ठीक है, कौन कौन भाई? तो शीर्षाभिमुख कोण का मतलब पहले समझ लीजिए क्या होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक एंगल ऐसे रहेगा तो दूसरा एंगल ऐसे रहेगा, यानी कि ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली का मतलब जो जिनका शीर्ष सटा हो और दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, एक ऊपर हो तो एक नीचे, एक बाएं हो तो एक दाएं हो, ऐसे युग्म को हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, कोणों का युग्म कहते हैं, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसमें दो पेयर बनता है, एक पेयर ये सामने वाला देखिए और एक पेयर ये वाला। ठीक है, तो कब बनेगा ये? जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, यानी कि इंटरसेक्ट करेगी। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो हम लोग को ये कोण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि कोण AOC और BOD, ध्यान दीजिएगा, कोण AOC और कॉमा देख लेते हैं BOD तथा ये लिखिए AOD और BOC, AOD और नहीं BOC शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म है। ठीक है, अब ध्यान देना है, यहां पर एक चीज ध्यान देना है, क्यों AOC और BOD शीर्षाभिमुख कोण हुआ? तो देखिए यहाँ पर AOC और BOD में ये जो AOC में शीर्ष O है, BOD में भी शीर्ष O है, दोनों का शीर्ष सटा हुआ है और दोनों एक दूसरे के विपरीत है, एक ऊपर है तो एक नीचे है। इस पेयर में एक बाएं है तो एक दाएं है, तो दो युग्म बनेगा और दोनों युग्म बराबर होता है, ये याद रखिएगा, दोनों युग्म क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए कोण AOC बराबर कोण BOD। ठीक है, और हम लोग लिख सकते हैं कोण AOD बराबर कोण BOC, यानी कि दोनों बराबर होगा। देख लीजिए, ऊपर और नीचे दोनों बराबर कर दिए हैं, फिर बाएं और दाएं दोनों बराबर कर दिए हैं, यानी कि शीर्षाभिमुख जो कोण बनेगा, युग्म बनेगा, वो बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, प्रतिच्छेदी और अप्रतिच्छेदी रेखा, इसके नाम से ही आप लोग को स्पष्ट है, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है? जब दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है किसी एक बिंदु पर, कोई भी रेखा किसी एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करती है। कोई दो रेखा आपस में एक दूसरे को एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करती है, तो वैसे रेखाओं के प्रतिच्छेदन को हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं।
दो रेखाएं एक दूसरे के एक बिंदु पर काटती हैं तो रेखाएं प्रतिच्छेदी कहलाती हैं। तो यहाँ पर AB और CD जो है वो प्रतिच्छेदी रेखा है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि AB और CD बिंदु O पर कटती है या प्रतिच्छेद करती है। ध्यान दीजिएगा, कटना और प्रतिच्छेद करना दोनों एक ही चीज है। कटना का मतलब कट, प्रतिच्छेद करना का मतलब इंटरसेक्ट। यानी कि यदि दो लाइन एक दूसरे को कट या इंटरसेक्ट कर रही हो तो उस वैसी लाइन को हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि AB और CD प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं अप्रतिच्छेदी में। तो इसके नाम से ये स्पष्ट है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब वैसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। यानी कि कहीं भी हम लोग बढ़ाएंगे भी यदि उसके आगे तो भी नहीं काटेगी, तो वैसी रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं, पैरेलल लाइन। हम लोग पीछे जो पैरेलल लाइन का परिभाषा डेफिनेशन पढ़े थे, एक डेफिनेशन यहाँ भी हमको मिल गया कि वैसी दो रेखाएं जो कभी नहीं कटती हो उसे हम लोग अप्रतिच्छेदी रेखा यानी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन या पैरेलल लाइन कहा जाता है, यानी समांतर रेखा। तो ध्यान दीजिएगा, दो रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है तो अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है, और अप्रतिच्छेदी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है, यानी कि वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। देखिए ये, इसको हम लोग इधर भी बढ़ाएं, इसको भी इधर बढ़ाएं, इसको भी इधर और इधर हम लोग बढ़ाएं। यदि बढ़ाने पर भी नहीं काट रही है दोनों एक दूसरे को, कहीं भी आगे कितना भी दूर हम लोग बढ़ाएं, यदि नहीं काट रही है तो उसे हम लोग नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन यानी अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। और ये सी रेखाएं पैरेलल लाइंस होती है यानी समांतर रेखाएं होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभिगृहित 6.1 एग्जाम 6.1 इसमें दिया गया है, महत्वपूर्ण चीज है इसमें, वही जो हम लोग अभी पीछे पढ़े कि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसकी सहायता से हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे, इसलिए याद रखिएगा आप लोग कि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने कोणों का योग 180 डिग्री है। ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। यानी कि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर तब होगा जब उसके अउभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बना रही हो। देख रहे हैं आप लोग, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं प्रूफ में हम लोग लिख सकते हैं कि माना कि रेखा AB पर एक किरण कौन OC खड़ी है, एक किरण OC खड़ी है। ध्यान दीजिएगा, OC खड़ी है और इसमें आप लोग देख रहे हैं दो कोण है। कौन कौन? AOC और COB। तो इनमें क्या है, O उभयनिष्ठ है यानी कि वर्टेक्स कॉमन है, शीर्ष उभयनिष्ठ है दोनों में। AOC में O है और COB में भी O है। ठीक है, AOC में OC है और COB में भी OC है, यानी कि एक भुजा भी उभयनिष्ठ है। और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो एक रेखा बना रही है। यानी कि एक रेखा पर ये एक किरण खड़ी है, तो एक रेखा द्वारा कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। तब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए कोण AOB बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है और वो रेखा ऊपर की तरफ भी 180। ध्यान दीजिएगा, ये यदि रेखा है इस पॉइंट पर यदि यहाँ 180 डिग्री का कोण बना रही है तो यहाँ भी 180 डिग्री का ही कोण बनेगा, यानी कि ऊपर भी 180 नीचे भी 180, तभी ना 180 और 180 360 हो जाएगा। 360 इस सर्कल के चारों तरफ 360 डिग्री का कोण बनता है, तो 180 ऊपर 180 नीचे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर आइए और हम लोग लिखते हैं कि कोण AOC और कोण BOC आसन्न कोण है। ये तो सबको मालूम है, अभी समझाएं आप लोगों को कि आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल आसन्न कोण है। और हम लोग पीछे देख चुके हैं कि आसन्न कोणों का जो योग होता है वो मूल कोण का बराबर होता है। मूल के मतलब जो अउभयनिष्ठ भुजाएं हैं उससे बनने वाले कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए कोण AOB बराबर कोण AOC प्लस कोण BOC। ठीक है, इसको हम लोग कर देंगे समीकरण नंबर 2। ध्यान दीजिएगा,
AOB ये सबसे बड़ी कोण हो गया, और इसमें जो पार्ट है दोनों का योग इस AOB के बराबर होगा। अभी हम लोग पीछे भी देखें परिभाषा में, आसन्न कोण की परिभाषा यानी कि एडजेसेंट एंगल के डेफिनेशन में आप लोग देख चुके हैं। अब इसकी और इसकी सहायता से देखें दोनों में क्या उभयनिष्ठ है। तो AOB बराबर 180 है, यदि यहाँ पर 180 रख देंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, तो लिखेंगे 1 और 2 से क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर AOB की जगह ये 180 डिग्री रख देंगे तो 180 डिग्री मिल जाएगा। यही हमको सिद्ध करना था यहाँ पर कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए आसन्न कोणों का योग 180 हो गया, दोनों में O उभयनिष्ठ है, दोनों में OC और OC भी उभयनिष्ठ है, यानी एक भुजा भी उभयनिष्ठ है, तो ये आसन्न कोण हुआ। आसन्न कोणों का योग कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री। ठीक इसी का विलोम होता है अभिगृहित 6.2 जो यहाँ पर लिखे हैं। दो आसन्न कोणों का योग 180 है तो उसके अउभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है। ये ध्यान रखिएगा, ये भी सत्य है। यदि AOC और BOC आपको 180 डिग्री मिलेगा तो इसकी अउभयनिष्ठ रेखाएं OA और OB जो है वो एक रेखा बनाएगी, जो कि आप फिगर में यहाँ पर देख रहे हैं, समझाने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको सिद्ध भी करने की जरूरत नहीं है। इसी पर हम लोग इसको पढ़ लेते हैं कि AOC और BOC यदि आपको 180 डिग्री दिया हो ऐसे, और इसमें O उभयनिष्ठ है, OC और OC एक किरण भी उभयनिष्ठ है, तो इस स्थिति में OA और OB जो होगा वो एक रेखा बनाएगी, और रेखा बनाएगी तो क्या हो जाएगा, ये हमारा अभिगृहित 6.2 सिद्ध हो जाएगा। इसलिए आप लोग जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए प्रमेय एक है इसमें, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इसको हम लोग सिद्ध करेंगे इसी की सहायता से, अभिगृहित 6.1 और 6.2 की सहायता से हम लोग सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो मान लेते हैं कि ये दो रेखाएं हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। मान लेते हैं कि O पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसका नाम हम दे देते हैं AB और इसका नाम दे देते हैं हम लोग CD, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रूफ में कि माना कि दो रेखाएं AB और CD एक दूसरे को O पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। हमें क्या सिद्ध करना है वो लिखेंगे, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, क्या दिया है क्वेश्चन में देख लीजिए, ये प्रमेय में शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इसका शीर्षाभिमुख कोण ये है, तो हम लोग इसको बराबर लिखेंगे, यानी कि पहला हमको सिद्ध करना है कोण AOD बराबर कोण BOC। दूसरा हमको क्या सिद्ध करना है, AOC बराबर कोण BOD, यानी ये दो चीज हमको सिद्ध करना है कि दोनों बराबर होता है शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, चलो अब हम लोग चलेंगे इसी की सहायता से, इसकी सहायता से हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं कि चूंकि रेखा, ध्यान दीजिएगा, रेखा CD पर किरण, ध्यान दीजिएगा, रेखा CD पर किरण OA खड़ी है। अभी हम लोग यहाँ पर देखें, ध्यान दीजिए, रेखा AB पर OC खड़ी थी तो ये कोण और ये कोण का योग 180 मिल चुका है। उसी तरह यहाँ पर रेखा CD पर OA खड़ी है तो इस साइड का और इस साइड का कोण का योग 180 मिलेगा। तो इसको और इसको लिख लीजिए, तो ये कौन सा कोण है, COA चाहे AOC, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि कोण AOC प्लस AOD, कोण AOD बराबर 180 डिग्री। इसको हम लोग कर देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर AOC बराबर BOC हमको सिद्ध करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस रेखा AB पर OC खड़ा दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे फिर रेखा AB पर किरण OC खड़ी है,
यानी कि रे ओसी स्टैंड्स ऑन लाइन AB, ठीक है। तो यहाँ पर OC खड़ी है तो ये कोण और ये कोण का योग 180 होगा, तो कौन कौन कोण मिलेगा, AOC बराबर BOC, नहीं बराबर नहीं प्लस, AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी एक रेखा पर, रेखा AB पर ही ये खड़ी है, तो रेखा इसके इस साइड का और इस साइड का कोण 180 बनेगा, क्योंकि रेखा AB द्वारा कोण कितना डिग्री का बन रहा है, 180 का। तो 180 का ना 2 भाग हो गया है। हमको ये मालूम तो नहीं है कि ये कितना डिग्री का है, ये कितना डिग्री का है, लेकिन ये तो जरूर मालूम है कि एक रेखा द्वारा बन रहा है ये दोनों कोण, तो कैसा होगा, उसका योग 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर 1 और 2 का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे 1 और 2 से। आप लोग देख रहे हैं दोनों का RHS बराबर है, LHS बराबर कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, AOC प्लस AOD बराबर कोण AOC प्लस कोण BOC, ठीक है। तो इसमें हम लोग AOC को हटा देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, AOD बराबर कोण BOC, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हमारा सिद्ध हुआ, देख लीजिए, AOC और BOC हमको AOD यानी कि ये कोण और BOC यानी ये कोण हमको बराबर मिल गया, यानी इससे सभी कोण बराबर हो गए। ये तो आप लोग देख चुके हैं, आसानी से हम लोग सिद्ध कर दिए हैं। ठीक इसी प्रकार हम लोग अब क्या करेंगे कि जो पहले हम लोग लेके चले थे कि CD पर OA खड़ी है, अब लोग लेके चलेंगे AB पर OD खड़ी है और CD पर OB खड़ी है। इससे आप लोग ये दूसरा सिद्ध कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर सिद्ध न करके लिख देते हैं इसी प्रकार कोण AOC बराबर कोण BOD, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। ठीक इसी तरह आप लोग सिद्ध कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए कि ये कैसे हम लोग सिद्ध किए हैं। यदि किसी भी प्रतिच्छेदी कोण का ये कोण और ये कोण बराबर हो गया तो ये अवश्य बराबर होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये प्रमेय हम लोग को इसमें पढ़ना था। अब हम लोग इसी की सहायता से हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे 6.1, और 6.1 एक्सरसाइज बनाने के लिए जितनी परिभाषाएं और थ्योरम हमको पढ़ना था, एडजॉइंट्स यानी कि अभिगृहित पढ़ना था, वो हम लोग सारे पढ़ चुके हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 6.1 बनाएंगे और उसके बाद हम लोग उसके आगे बढ़ते जाएंगे। तो जैसे जैसे उसमें थ्योरम मिलते रहेंगे तो सारे थ्योरम को हम लोग सिद्ध करते करते, याद रखिएगा ज्योमेट्री में थ्योरम जो होता है वो फॉर्मूला होता है ज्योमेट्री का, तो इसलिए इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना होगा। अभिगृहित जितने हम लोग पढ़े वो डिफिनीशन हम लोग पढ़े, जो पोस्टुलेट्स हम लोग पढ़े, अभिधारणाएं, ये सारे फॉर्मूला है ज्योमेट्री के, इसलिए आप इसके बारे में थोड़ा ध्यान से जरूर पढ़िएगा। अभी शुरुआत है, हम रिक्वेस्ट यही करेंगे कि आप लोग थोड़ा सा जरूर ध्यान से पढ़िएगा ताकि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। और यदि कोई दिक्कत है तो आप जरूर हमको बता सकते हैं कि हाँ हमको यहाँ पर दिक्कत है। आज इतना ही, अगले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 6.1 को हल करेंगे। धन्यवाद।